दर्शकों नमस्कार, मैं हूं शशांक खरे। दर्शकों, राजधानी रायपुर से 35 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार जिले के खरोरा के पास स्थित एमआईटी यूनिवर्सिटी में आज एसोचैम के तत्वावधान में स्टार्टअप लॉन्चपैड प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 21 पार्टिसिपेटर लोगों ने भाग लिया और उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेताओं के नाम घोषित किए गए। हम आपको बता दें कि इसमें सबसे पहले अहम बात ये रही कि हमारे जो पार्टिसिपेटर हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधों और उद्यम कैसे करना है इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी। अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों ने यहाँ भाग लिया। दर्शकों, ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस स्टार्टअप योजना के माध्यम से देश की तकदीर और तस्वीर बदलना चाहते हैं। हमारे जो दर्शक हैं उनको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर आए हुए कुछ अतिथि जिन्होंने अपने विचार रखे वो इस प्रकार हैं। ये जो हमारा एसोचैम का स्टार्टअप लॉन्चपैड एलिवेटर पिच सीरीज़ है, ये एक ऐसा मिशन है कि हम स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं उनकी फंडिंग नीड्स के लिए, उनके मेंटरिंग के लिए, उनके इंक्यूबेशन के लिए। इस मिशन में हमने टायर 2 सिटीज़ 12 सिटीज़ चुने हैं। आज हम रायपुर में हैं, ये हमारी 8वीं सिटी है। हमें 4 सिटी और करनी है, गुवाहाटी, कोचिन, विशाखापट्टनम और अहमदाबाद। हर सिटी में एक एमिनेंट ज्यूरी रहती है। वो ज्यूरी करीबन 20 से 25 स्टार्टअप पिच करते हैं। 175 स्टार्टअप नॉर्मली रजिस्टर करते हैं और हमारे सेट क्राइटेरिया के हिसाब से हम उसमें 20 से 25 स्टार्टअप सिलेक्ट करते हैं पिच करने के लिए। पिचिंग का समय है 3 मिनट। 2 मिनट ज्यूरी को अगर कुछ उनकी क्वेरीज आंसर करनी है तो वो उस कंपनी के पिचर को पूछ लेती है। फिर वो ज्यूरी डिसाइड करती है कि इस शहर में उनके नज़रिए में ये 3 बेस्ट स्टार्टअप्स हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो जब 12 सिटीज़ पूरी हो जाएंगे तो 12 × 3 36 फाइनलिस्ट। इनका फाइनल या तो हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में करेंगे या दिल्ली के विज्ञान भवन में करेंगे फरवरी या मार्च 2020 में। उस समय जो फाइनलिस्ट होंगे 3 तो उन्हें फंडिंग भी दी जाएगी। इसके साथ एसोचैम ने 21 फंड के साथ टाई अप किया है। तो जितने शहरों के स्टार्टअप्स पिच करते हैं उनके सारे बिजनेस प्लान्स हम 21 के 21 फंड्स को भेज देते हैं। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि हम जितने शेयर कर चुके, यानी कि 7 सिटीज़ हम कर चुके, उसमें से तकरीबन 9 या 10 स्टार्टअप्स हमारे इन्वेस्टर्स, हमारे फंड्स ऑलरेडी टेकअप कर चुके हैं ड्यू डिलिजेंस के लिए। ये एक सबसे बड़ा सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन है एसोचैम के लिए कि अगर स्टार्टअप्स को फंडिंग मिल जाए, उनकी क्रिएटिविटी को हम उभारें। और सबको आश्चर्य है कि टायर 2 सिटीज़ में आप क्यों जा रहे हो, लेकिन उन्हें यह ना पता कि टायर 2 सिटीज़ में यूथ में इतनी क्रिएटिविटी है, इतने आइडियाज़ हैं कि जब आप उनके आइडियाज़ सुनते हो तो एक बार तो दिमाग चकरा जाता है। अक्सर जो हम लोग का एक्सपीरियंस रहा है, 80% स्टार्टअप्स आपके 3 सेक्टर में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। और हम चाहते हैं कि अब स्टार्टअप्स को B2B स्टार्टअप्स बने और उनका इंडस्ट्री से लिंकेज कर दें। अगर इंडस्ट्री लिंकेज हो जाती है तो स्टार्टअप्स को मार्केट मिलता है, स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलती है और इंडस्ट्री को एक R&D और इनोवेशन का बहुत अच्छा रास्ता मिलता है। साथ में मैं इनका भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दूरदर्शन का, जो ये पूरे इवेंट को पैन इंडिया 12 के 12 शहर कवर कर रही है और फाइनल भी कवर करेगी। साथ ही में अपने 2 मंत्रालय हैं,
मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स जो उनका DPIIT डिपार्टमेंट है, और दूसरा मेटी, ये दोनों भी काफ़ी सपोर्ट एसोचैम को दे रही है इस पूरे स्टार्टअप मिशन के लिए। एसोचैम के द्वारा एक स्टार्टअप लॉन्च पैड का एक कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश से लगभग 70-75 उद्यमिता के जो प्रस्ताव थे वो इनके सामने प्रस्तुत किए गए थे, और जिनमें से इन्होंने उनकी गुणवत्ता के हिसाब से इसे छांटा, और लगभग 20-25 जो इस तरह से छांटे गए प्रस्ताव थे, आज उनका यहाँ पे परीक्षण होगा। वो अपना पूरा प्रस्ताव हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो कि विभिन्न उद्योगों से आए हैं, 4 विशेषज्ञ, उनके सामने ये अपना प्रस्ताव देंगे, और इसमें से जो 3 सर्वोत्तम जो उद्यमी होंगे उनको फिर इसके बाद एक अंतिम राउंड होगा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, वहाँ पे ये एक अंतिम कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम देश के इस तरह के जितने उद्यमी हैं वो इकट्ठा होंगे, और इन सभी को जो इस तरह से चुने जाएंगे उनको फिर स्टार्टअप फंडिंग भी दी जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि ये बड़ा एक महत्वपूर्ण कदम है, और ख़ास तौर पे इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए हमारे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक तो उद्यमी हालांकि कई हैं यहाँ सक्रिय, लेकिन अभी भी जागरूकता अभी बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं है लोगों में, जबकि मेधावी हैं यहाँ, विद्यार्थी बहुत मेधावी हैं, साधन संपन्न हैं, लोगों के पास पैसे हैं। तो उनके लिए अगर हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे तो उनको भी ये एक अवसर मिलता है कि पूरे इस उनके नए उद्योग स्थापित करने में कैसे उनका अपना सहयोग हो सकता है, और वो न केवल इस तरह से अपना विकास कर सकेंगे बल्कि अपने साथ पूरे देश का विकास भी कर सकेंगे, क्योंकि नए उद्योग लगने से ही इस पूरे देश का विकास होगा। हमारे यहाँ पे जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है हमारे दी प्लेसमेंट सेल के द्वारा स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पे जो है देखा जाएगा। सबसे पहले तो मैं टेक्निकल एजुकेशंस के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आज की डेट में जो पूरे देश की जो सिचुएशन है, जिस हिसाब से टेक्निकल एजुकेशंस को जो इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए, वो जो इम्पोर्टेंस है धीरे धीरे जो है पूरे देश में डाइल्यूट होती जा रही है। आज की आने वाली नई जनरेशन जो है टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू जो कैरियर उनको आगे भविष्य में मिलना चाहिए है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए जो अवेलेबल है उसके रेशियो में जो टेकर्स हैं वो उतने ज़्यादा हमारे देश में नहीं मिल रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि जो हम लोग तकनीकी क्षेत्र में जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, और शिक्षा लेने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद या डिग्री लेने के बाद जो बच्चा एज अ टेक्नोक्रेट के तौर पे जब विश्व स्तरीय मार्केट में उतर करके जब वो कॉम्पिटिशन्स फेस करता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर जो है बहुत सारी कमियां और खामियां जो है आइडेंटिफाइड की गई है। इस विषय में जो है हमारे तकनीकी शिक्षा के जो काउंसिल है AICT, उसके चेयरमैन साहब हो गए हैं, या आप किसी भी जो हमारे देश की जो बड़ी बड़ी IT इंडस्ट्रीज़ है और जो अदर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है, कोर इंडस्ट्री सेक्टर्स है, उनके जितने भी CEOs हो गए हैं और बड़े बड़े जो कार्यकारी अधिकारीज़ हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को व्यक्त किया है कि जो आजकल के दिनों में जितने भी इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज़ में कमी पाई गई है। अब इस संदर्भ को दूर करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करना है वो प्ले करना है आज के शिक्षण संस्थानों को, जिसमें से आपके इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, और जो यूनिवर्सिटीज़ जो फंक्शनल है, जिनको ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई है सरकार के द्वारा कि आप जो है एक अच्छे स्तर का शिक्षा जो है आप जो है बच्चों को प्रदान करें।
ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए, 2 टियर सिटीज़ के लिए ये किया गया, जहाँ पे यंग प्रतिभावान स्टार्टअप्स अपने स्टार्टअप्स को शोकेस कर सकते हैं और इसके आगे बढ़ सकते हैं जो MVP की ओर। इस प्रकार का जो पहले भी सरकारों द्वारा किया गया स्टार्टअप छत्तीसगढ़ के माध्यम से, और 36 INC जो गवर्नमेंट हमारा भी इंक्यूबेटर है, हम भी इसी प्रकार से हम इंक्यूबेट करते हैं लोगों को, स्टार्टअप्स को, आइडियाज़ को। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान, युवक और बच्चे इस मूवमेंट में शामिल हों और इस स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाएं, जहां ये एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे और स्टार्टअप्स जो है इस दिशा में काम करेंगे और सरकार इसके लिए काफ़ी हमें मदद करेगी। दर्शकों, कहा गया है कि जहां चाह है वहां राह है, और हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी अपार संभावनाएं हैं कि हमारे युवा भी उन संभावनाओं को टटोलकर आकाश को छूना चाहते हैं। कुछ ऐसे उद्यमी जो अलग अलग सेक्टर से जुड़े हैं, लेकिन वो सेक्टर को उस ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं जहां दुनिया उसको देखकर हतप्रभ रहना चाहती है, हतप्रभ हो जाती है। तो आइए ऐसे नौजवानों से हम आपको भेंट करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अलग अलग सेक्टर में, चाहे वो हेल्थ का हो, फाइनेंस का हो या और कोई भी क्षेत्र हो, इस दिशा में विशेष काम किया है। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े नेचर वर्ल्ड इस संस्था के संस्थापक और इस कार्यक्रम के प्रथम विजेता योगेश कुमार सोनकर से हम बातचीत करते हैं। सोनकर जी, आपको यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है आज, स्टार्टअप लॉन्च पैड कार्यक्रम का, इसमें आपको प्रथम पुरस्कार मिला है, तो सबसे पहले तो आपको हम बधाई देते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप यहाँ किस तरह की संभावनाएं देख कर आए थे? हम ये जो कार्यक्रम आए थे, हम ये कार्यक्रम इस सोच के लिए आए थे, इस तहत में है कि किसानों को लाभ हो। अभी क्या है, जो मैं अगर नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करूं या मैं कोई भी रिपोर्ट की बात करूं, तो किसानों आज लगभग साल में 3 लाख किसान हर साल खेती छोड़ रहे हैं। कारण है पानी। आज जहां पानी वहाँ बहुत पानी, जहाँ पानी हो पानी ही नहीं है। कारण है जो हमारा इन्वायरमेंट जो हुआ है वो इन्वायरमेंट ख़राब हो चुका है। तो हमारा जो प्रोडक्ट ऐसा है कि अगर फार्मर हमारे प्रोडक्ट को अगर यूज़ करता है, तो जहाँ 10 पानी की आवश्यकता होगी जिस फसल को, हमारा प्रोडक्ट डालने के बाद 3 से 4 पानी ही लगना है। अगर बारिश में पानी गिर जाता है तो वो लगभग 6 महीने तक वो ज़मीन में बना रहता है, पानी को कंजर्व करके रखता है ये। और जो पानी की जो समस्याएँ हैं पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो पानी की समस्याएँ हैं, कि कहा जाता है कि तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। तो हम बेसिकली हम पानी को लेके ही आगे काम कर रहे हैं, और किसानों को कम लागत में अच्छी उत्पादन कैसे हो सके, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप स्टार्टअप इस योजना को, जो केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, इसको आप किस अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं? ये जो केंद्र सरकार की जो योजना है, मैं तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र सरकार को। ये इस तरीके से जो योजनाएं मिलती हैं, जो हम जैसे जो नए लोग हैं, जो नई दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ हैं, उस आइडिया को प्रमोट करने के लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं तो चाहूँगा देश का हर युवा इस प्लेटफॉर्म पे आए, इस प्लेटफॉर्म पे आके इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे और अपने आप को, अपने गाँव को, अपने देश को दिन दुगना रात चौगुना ऊँचाई पर लेके जाए। छत्तीसगढ़ में जो किसान हैं उनको ज़मीनी तौर पर इस योजना से जोड़ने के लिए आपके पास कुछ प्लानिंग है? जी, हमारे पास में अभी क्या हो रहा है, यूरिया DAP जो केमिकल, जो रसायन का खाद का जो उपयोग हो रहा है, वो बहुतायत मात्रा में हो रहा है। हम चाहते हैं उस बहुतायत मात्रा को कम किया जा सकते हैं इस हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से। हमारे प्रोडक्ट डालने के बाद लगभग 80 से 90% केमिकल खाद को कम डालने पे भी हम खेतीबाड़ी कर सकते हैं। इसका हम प्रत्यक्ष प्रमाण लगभग हमारे पास अभी 3000 किसानों का डेटाबेस में है, वीडियो के साथ में, जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक का पूरा। अच्छा, आप युवा हैं, तो युवाओं को ज़मीन से जोड़ने के लिए इस योजना के तहत आप किस एंगल पे काम करेंगे? वो तो किसानों की बात हो गई जो लार्ज स्केल पे आप करना चाहते हैं। उसके अलावा जो हमारे युवा हैं, जैसे आप युवा हैं, एक अच्छी बात है कि आप एग्रीकल्चर से निरंतर आगे कुछ न कुछ करते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, उनको अभिप्रेरित करने के लिए कोई योजना है? बेसिकली मैं बता दूं, मेरा मास्टर डिग्री एग्रीकल्चर में। मैं चाहता तो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट जॉब नहीं किया। मैं चाहता था जॉब लेने वाला बनूं कि जॉब देने वाला बनूं। तो क्या बात, मेरी प्राथमिकता थी जॉब देने वाले बने। इसमें कुछ खोज में हम लगे रहें। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा, अपार संभावनाएं हैं, समस्याएं बहुत हैं देश में। अगर एक समस्या को लेकर भी हम काम करें तो हम अपना तो विकास करेंगे। अच्छा काम करते करते हम भी पैसा बना सकते हैं। मैं युवाओं को यही चीज़ बोलना चाहूँगा, एक समस्या लेके चलें, समाज की समस्याएँ, और उससे समस्या दूर भी होगी और हमारा पैसा भी बनेगा। योगेश कुमार सोनकर जी, हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसान भाई हैं, जो कृषि प्रधान राज्य है, तो यहाँ के किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? कम शब्दों में अधिक संदेश क्या देना चाहेंगे?
मैं किसानों को ये चीज़ कहना चाहूँगा, आज पूरा विश्व मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात करता है। क्या है मॉडर्न एग्रीकल्चर? जो पूरी विश्व बात कर रहा है, जो हमने 5-4 साल पहले करके छोड़ दिया। जैविक खेती को ही मॉडर्न एग्रीकल्चर कहा जा रहा है। मैं किसान अपने भाई बंधु को बताना चाहूँगा, आज पूरा विश्व जैविक खेती, जैविक खेती, जैविक खेती, लेकिन हम उस रसायन के फेर में फंसे हुए हैं। मैं चाहूँगा रासायनिक खाद का उपयोग कम से कम करें, जैविक खेती को बढ़ावा दें। जैविक खेती को बढ़ावा देने से हम अपने घर परिवार को, अपने समाज को, अपने गाँव को, अपने देश को आगे बढ़ सकते हैं। प्लस जो समस्याएं हैं बीमारियों को लेके, वो सारे हम अन्न से ही दूर कर सकते हैं। दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में दूसरे क्रम के विजेता हैं रविंद्र सिंह छत्री। आप जीवन दीप हेल्थ सर्विस से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत विशेष कार्य किए हैं। तो आइए जानते हैं इनके विचार स्टार्टअप प्रोग्राम के बारे में, ये क्या कहते हैं। मैं जीवनदीप के माध्यम से छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में एक नई चेतना का संचार करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे ब्रदर की डेथ इस वजह से ही हुई थी कि उनका किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, और बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखने की वजह से हमें आर्थिक से लेकर के बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और 15 से 20 साल तक हमारा जो परिवार था वो हॉस्पिटल घूमता रहा। मुझे अपनी जॉब से क्विट करना पड़ा। मेरे फैमिली में प्रॉब्लम हुई, आर्थिक समस्या हुई, पॉलिसी मेकिंग को लेकर के समस्या हुई, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ने साथ नहीं दिया। तो तब मैंने जाना कि जो ऑर्गन फेलियर की जो समस्या है, ये इंडिया ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। इस पर मैं काफ़ी लंबे टाइम से इस पर काम कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि किसी भी इंसान की जो मौत है वो अंगदान ना होने की वजह से हो जाए, या ऑर्गन ना मिलने की वजह से हो जाए, या आर्थिक अभाव में या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की कमी की वजह से किसी की मौत हो जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए ही मैं काफ़ी लंबे टाइम से जीवनदीप के साथियों के माध्यम से ये प्रयास कर रहा हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में जो युवा साथी हैं, उसको आप अपने कैंपेन से जोड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? सर, युवाओं में एक अलग ही ऊर्जा होती है। हम सोशल मीडिया जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे काफ़ी एक्टिव हैं। आप फेसबुक पर जीवनदीप कम्युनिटी देख सकते हैं। जीवनदीप आज की डेट में 2 लाख लोगों से ज़्यादा की कम्युनिटी है। तो हम उस पर ये काम करते हैं कि हम अपने डॉक्टर और जो भी सोशल एक्टिविस्ट जो साथी हैं, उनके साथ मिलकर जो नए नए केस स्टडीज़ होती है मेडिकल रिसर्च से रिलेटेड या ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, हम उसे अपने सोशल मीडिया कैंपेन में डालते हैं, उसे फेसबुक का हिस्सा बनाते हैं। साथ ही साथ हम अलग अलग कॉलेजेस, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग समाज के जो लोग हैं उनसे मिलते हैं, उन्हें जाके जागरूक करते हैं। इवन ऐसी फैमिली जो जिनके यहाँ डेथ हो जाती है, उन्हें भी अंगदान के लिए प्रेरित करते हैं। इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। बिलासपुर में हैंड्स कम्युनिटी है, जिसका मैं भी मेंबर हूँ। हैंड्स कम्युनिटी ने छत्तीसगढ़ रिकॉर्ड तोड़ 250 से ज़्यादा अभी तक कॉर्निया डोनेशन करवाया। ये 250 ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, पर एक जागरूकता के साथ जो अभियान चालू हुआ, आज वो कई लोगों की आंखों की रोशनी का कारण बन गया। तो इस तरह से हम अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलके उन्हें अवेयर करते हैं, और जो भी माध्यम हो, चाहे वो कॉलेज हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, इनके माध्यम से हम युवाओं को कनेक्ट करते हैं। दर्शकों, ये बात सच है कि बालिका पढ़ेगी तो देश बढ़ेगा। आज महिलाएं किसी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं, बल्कि कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, और उन्होंने यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी नाम कमाया है। आज के इस कार्यक्रम में ऐसी ही एक उद्यमी जो फाइनेंशियली एडवाइजरी यानी फिनोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, इनका नाम है प्रिया जैन। इन्होंने दूसरे और तीसरे क्रम में अपना स्थान बनाया है। तो आज के कार्यक्रम में इस सफल उद्यमी के लिए हम क्या कहना चाहें कि लक्ष्य ओझल ना हो, कदम से कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो प्रिया जैन से जानते हैं इनके विचार कि वो एक स्टार्टअप कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस तरह से अपने कार्यों को अंजाम दे रही हैं। मेरे स्टार्टअप का नाम है फिनोलॉजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, और हम छत्तीसगढ़ की पहली एडवाइजरी कंपनी है। और जब हमने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया था, तो मेन उद्देश्य ये था कि सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए जागरूक करें। जैसे अगर आप कभी बीमार होते तो आप डॉक्टर के पास जाते ये पूछने के लिए क्या बीमारी है बताओ, और डॉक्टर जो दवाई देता है वो लेते हो, ठीक हो जाते हो। यही हम समझते हैं कि अगर म्यूचुअल फंड जो सबसे सेफ चीज़ है, वो अगर हम बैंक के पास जाए पूछे कि कौन सा लेना चाहिए और वो ले लेना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। हम अपनी कंपनी में बोलते हैं अपने बैंक के पास जाओ, जो वो एडवाइजरी दे उसको छोड़ के बाकी कुछ भी ले लो, क्योंकि इस चीज़ में मिस सेलिंग इतनी ज़्यादा होती है और ये चीज़ ज़्यादा सामने नहीं आती है। अगर आप इंदौर, मुंबई, दिल्ली जैसी जगह पे जाएंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ छत्तीसगढ़ में तो इन्वेस्टर एजुकेशन और बहुत कम है। अगर आप बाकी जगह जाएंगे तो आप देखेंगे कि मिलिट्री के लोगों को, बूढ़े लोगों को गलत सेलिंग कर करके उनके रिटायरमेंट के पैसे भी लिए जा रहे हैं। इसलिए इस चीज़ में जागरूकता की बहुत स्कोप है और बहुत जगह है। छत्तीसगढ़ में किस तरह की जागरूकता आप ला रही हैं?
छत्तीसगढ़ में इक्विटी में जैसे बोलते ना, जैसे बोला गया कि आज से 30 साल पहले अगर आपने 10,000 रुपये विप्रो में डाला होता, आज उसकी कीमत 300 करोड़ से ज़्यादा होती। तो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हमको देश भर से कॉल्स आते हैं कि आप यहाँ आइए, वहाँ आइए, पर छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है। तो मैं ये चाहूँगी कि छत्तीसगढ़ के लोग भी बहुत जागरूक हो इन्वेस्टर की तरह। अभी तक आपने युवतियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस दिशा में कुछ काम किया है? जी हाँ, हम लोगों ने बहुत सारी सर्विसेज निकाले हैं। हमारा अगर आप यूट्यूब चैनल देखेंगे जिसका नाम है प्रांजल कामरा या फिनोलॉजी नाम से, तो हम बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाते हैं जिसमें घर बैठी जो महिलाएं हैं वो भी सही डिसीजन ले सकती कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि घर के ये सारे डिसीजंस पापा लोग या फिर घर के जो मेन मेम्बर्स ऑफ द फैमिली थे वो ही लेते हैं। पर आजकल जैसे सोसाइटी एडवांस होती जा रही है, लड़कियाँ भी काम करें, तो इवन दे शुड टेक दिस डिसीजन। आप छत्तीसगढ़ के लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? कि किसी पे भी ये बिल्कुल मत सोचिए कि छत्तीसगढ़ में किसी भी चीज़ का स्कोप नहीं है। अगर हम आज छत्तीसगढ़ में रह के पूरे इंडिया भर के लोगों को सर्व कर सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और रायपुर या छत्तीसगढ़ में नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में रह के भी बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। दर्शकों, पेटीएम के वाइस प्रेसिडेंट सौरभ जैन से हम मुखातिब होते हैं और सुनते हैं उनके विचार। सौरभ जी, जैसा कि स्टार्टअप लॉन्चअप पैड एक हमारा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज हुआ है और उसमें आपकी भागीदारी अहम रही है, तो इस विशेष कार्यक्रम को आप कैसे ऑर्गेनाइज किए और इस स्टार्टअप कार्यक्रम लॉन्च पैड जो है इस पर आपकी दृष्टि में कैसा नज़रिया रहा? देखिए, बड़ा अच्छा कार्यक्रम था, एसोचैम के साथ करा है हमने। एसोचैम को एज पेटीएम हमने फ्री पेमेंट गेटवे के क्रेडिट्स दिए हैं जो स्टार्टअप्स को बांटे जा रहे हैं, क्योंकि हम पेटीएम में बिलीव करते हैं कि स्टार्टअप, पेटीएम तो सबसे बड़ी स्टार्टअप है ही देश की, तो हमें और स्टार्टअप्स को भी हेल्प करनी चाहिए। तो हम उनको फ्री क्रेडिट्स देते हैं पेमेंट गेटवे के। उसके अलावा मेंटरिंग सेशंस करता हूँ मैं काफ़ी सारे मेंटरिंग सेशंस करता हूँ। तो हम बिल्ड फॉर इंडिया नाम से एक इनिशिएटिव चलाते हैं जहाँ हम पूरे इंडिया में मेंटरिंग सेशंस करते हैं स्टार्टअप्स के बारे में। तो मैं काफ़ी खुश हुआ यहाँ आके, और मैं छत्तीसगढ़ काफ़ी साल बाद आया हूँ एंड यही सोच रहा था कि मैंने कहा छत्तीसगढ़ में स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है, पर मेरे को बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टार्टअप्स हैं और काफ़ी अच्छे स्टार्टअप्स थे। किस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं अभी फिलहाल? देखिए, मेरे हिसाब से तो स्टार्टअप्स यहाँ पर बड़े अच्छे लगे, और मेरे को लगता है कि एक फ़ायदा मुझे एक और दिखाई दिया यहाँ रायपुर आने के बाद कि रायपुर की एयर कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है दिल्ली और बॉम्बे के साथ। और एक और चीज़ है कि रायपुर देश के बीच में है, तो अगर हम चाहें तो ये बहुत अच्छा स्टार्टअप हब बन सकता है। बिकॉज देखिए, दिल्ली से बेंगलोर बहुत दूर पड़ता है, तो रायपुर एक बीच में स्टार्टअप हब बन सकता है। क्योंकि आप कहीं भी जाइए, उसमें बेंगलोर से भी रायपुर आए, चाहे बॉम्बे से आए, चाहे दिल्ली से आए, चाहे कलकत्ता से आए, रायपुर 1.5 घंटे के अंदर आ जाता है। तो आप ये देखिए कि रायपुर बहुत अच्छा लॉजिस्टिकली भी हब बन सकता है, और रायपुर बहुत अच्छा हब बन सकता है स्टार्टअप्स के लिए, और बहुत अच्छा यहाँ एनवायरनमेंट है। तो मेरे को तो वैसे भी लगता है कि स्टार्टअप हब बन सकता है अगर सरकार चाहे तो। दर्शकों, रत्नगर्भा छत्तीसगढ़ में क्या नहीं है, अपार संभावनाएं हैं, विपुल संपदाएं हैं और खनिज संसाधनों से परिपूर्ण है। इस छत्तीसगढ़ में सिर्फ ज़रूरत है तो उचित मार्गदर्शन की, और आज हमारे युवाओं ने जिस ढंग से उद्यमी होने का एक मिसाल कायम किया है और एक उदाहरण पेश किया है, वो अपने आप में एक गौरव का विषय है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो सचमुच धन धान्य से परिपूर्ण तो है ही, धान का कटोरा तो है ही, उद्यमियों का भी कर्म स्थल है। तो उम्मीद है इस कार्यक्रम में आपने जो कुछ भी देखा होगा उससे आपको प्रेरणा मिली होगी, और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। नमस्कार।